हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज़ मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग और कैसी चल रही है आपके एग्ज़ाम की तैयारी? तो मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है आप लोगों के लिए आपके एग्ज़ाम से पहले, जिसमें हम लोग सारे चैप्टर्स के 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपके एनसीईआरटी की बुक के होने वाले हैं। मतलब आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके प्रॉपर आंसर्स आपको अगर चाहिए विद कॉन्टेक्स्ट, एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट लिखा हो, फिर एक आंसर लिखा हो जिसको मैं अपने एग्जाम में लिखूं तो टीचर मुझे 3 में से 3 नंबर दे दे। तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो ये जो वीडियोज़ हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। इस सीरीज़ के अंदर 29 चैप्टर्स रहेंगे, तो आपको 29 टोटल वीडियोस मिलेंगी। हर चैप्टर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेने वाले हैं जो ऑफ कोर्स आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं, लेकिन मैं आपको हर बार यही बताती हूँ बच्चों, क्वेश्चंस मैं जो करा रही हूँ क्वेश्चंस वो सेम ना आए, लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज करके वो क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर वही होगा जो हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसीलिए हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इसका जो आंसर मैं आपको लिखवा रही हूँ ये कहीं ना कहीं आपके उस क्वेश्चन से मैच करेगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चंस टफ नहीं होते, क्वेश्चंस को डिकोड करना पड़ता है, मतलब समझना पड़ता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर आपने करेक्ट क्वेश्चन समझ लिया और उसका आंसर करने में ये वाले आंसर्स को आपने वहाँ पे रेलेवेंट कर दिया तो बस हो गया काम, आपके आंसर बहुत ईजी हो जाएंगे। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। आज हम लोग करने वाले हैं नेल्सन मंडेला का चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी जिसमें इन्होंने अपनी उस टाइम की बात बताई थी जब एक अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था साउथ अफ्रीका में। इन्होंने किस तरीके से उस सिस्टम को एबॉलिश किया, ख़त्म किया, एंड किया अपार्थाइड सिस्टम का, और किस तरीके से ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। राइट, 1994 के आसपास की बात है। एक साल के लिए, एक टेन्योर के लिए 5 ईयर्स के लिए ये वहाँ पे प्रेसिडेंट बने। और इन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को तो हटाया ही। पहले तो ये रिबेल करते थे, मतलब कि एक एंटी रिवोल्यूशनरी पर्सन थे। उसके बाद में ये जब सत्ता में आ गए, मतलब कि पार्टी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, फिर उन्होंने काफ़ी चीज़ें वहाँ पे चेंज की। वाइट और ब्लैक के बीच में जो रंग भेद होता था, पार्शियलिटी होती थी, उसको इन्होंने कम किया। काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी हुई। जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे ये जो साउथ अफ्रीका है इसको एकदम बाइकआउट कर दिया गया था, कोई भी इनके यहाँ आता नहीं था, इनसे ट्रेड नहीं करना चाहता था। लेकिन जब ये प्रेसिडेंट बने, जिस समय की ये बात है जब इनका इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी, उस टाइम पे इंटरनेशनल लीडर्स बहुत सारे साउथ अफ्रीका में आए थे। तो इट वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन एनी सॉइल। ये इस तरीके से लाइन लिखी हुई है आपके चैप्टर में। सबसे पहले आपको इनके जो इनकी सेरेमनी थी उसके बारे में बताया जाता है कि वो हो कहाँ रही है, प्रिटोरिया में हो रही है, कौन सी बिल्डिंग है, डे कौन सा है, आसपास कौन लोग आए हुए हैं, इंटरनेशनल डिग्निटरीज आई हुई हैं, किस किस ने शपथ ली, ओथ ली, सॉर्न इन किया। उसके बाद में इनकी स्पीच स्टार्ट होती है और स्पीच में ये अपना बताते हैं कि ऐसा आपका भी नहीं होगा कि फिर से इतना ब्रूटल एक्ट आएगा, अपार्थाइड सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, फिर से कभी भी किसी को अ सन विल नेवर सेट ऑन सच पीपल एंड दिस काइंड ऑफ इनह्यूमन एक्ट विल नेवर बी रिपीटेड। जो हुआ लोगों के साथ में वो फिर से कभी नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। इस तरीके से ये बताते हैं। उसके बाद ये ख्यालों में खो जाते हैं और पास्ट सोचने लगता है, मेरे साथ में ऐसा हुआ, मेरे से जो पहले के लोग थे। ये जस्ट लाइक हमारे यहाँ फ्रीडम हुई थी ना, फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ाई की थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ और हमको इंडिपेंडेंस मिला था। ये कुछ मिलती जुलती स्टोरी है, बट ये इन लोगों की साउथ अफ्रीका की है। यहाँ ब्रिटिशर्स नहीं थे, वाइट एंड ब्लैक पीपल की अपनी ही लड़ाई थी। ऑल्दो अगर आप बैकग्राउंड में जाओगे तो वो आएंगे कहीं से ब्रिटिशर्स की तरफ से, क्योंकि वाइट पीपल कहाँ से आए फिर, है ना। लेकिन अभी वो अफ्रीकन वाइट पीपल ही थे जो वहीं रहते थे। वाइट सुप्रीमेसी उसको हम बोलते थे। ओके, सो फाइनली बाद में ये सोचते हैं उन लीडर्स के बारे में जिन्होंने बहुत सहा, प्रॉब्लम्स फेस की, लड़े अपनी कंट्री के लिए, मर गए, जान दे दी, काफ़ी सारे लोग जेल में चले गए। फिर बोलते हैं कि ये जो फ्रीडम है, इट इज़ नीडेड फॉर एवरीवन, हर किसी को फ्रीडम चाहिए। बाकी हम लोग सब स्लेव हैं। द वन हु इज़ एन ऑप्रेसर ही इज़ ऑल्सो अ स्लेव एंड द वन हु इज़ बीइंग ऑप्रेस्ड ही इज़ ऑल्सो अ स्लेव। मतलब मेरे ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है तो मैं तो स्लेव बन ही गया, मैं तो किसी का नौकर हुई, लेकिन जो मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है, द ऑप्रेसर जो है, वो भी स्लेव है। किसका? नेगेटिव माइंडसेट का।
लो मेंटालिटी का। तो ये बहुत सारी ऐसी ऐसी लाइनें हैं जो आपको स्टोरी में मिलेंगी। काफ़ी सारे बच्चों को चैप्टर बहुत टफ लगता है, बोलते हैं कि मैम काफ़ी कुछ है जो समझ नहीं आता। लैंग्वेज तो टफ है ही है फॉर श्योर, लेकिन बिकॉज हम रिलेट नहीं कर पाते, साउथ अफ्रीका की स्टोरी है और थोड़ा पॉलिटिक्स मिक्स हो गया इसमें, यू नो, तो इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती है, लेकिन टफ नहीं है, इजी है। आज क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस आपको पता है एनसीईआरटी के सीक्वेंस वाइज होते हैं, मतलब कि आपको पूरी स्टोरी भी रिवाइज हो जाएगी। करते हैं शुरू। Question number 1. Okay, let me take the pen. Question number 1 we have. Where did the ceremony take place? मैंने अभी आपको बताया ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे तो इनकी सेरेमनी हुई थी। Can you name any public building in India that is made of sandstone? तो ये सैंडस्टोन की बनी हुई थी, एक ही स्टोन से जो बनती है उसको हम लोग सैंडस्टोन कहते हैं। स्टोन होता है बेसिकली है। तो ऐसी कोई इंडिया में बिल्डिंग है क्या? तो हमारे जो जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ है ना, मेन जैसे राष्ट्रपति भवन हो गया, जैसे हमारा रेड फोर्ट हो गया, दे आर मेड ऑफ स्टोन ओनली, मतलब एक ईंट होती है ना उससे नहीं बने हुए हैं ये, ठीक है, ब्रिक से नहीं है, स्टोन से बने हुए हैं। सो द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली, ये पूरा आपको याद करना है, कीवर्ड है और एग्जैक्टली पेपर चैप्टर में ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है? लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, एक एम्फी थिएटर था। अब एम्फी थिएटर क्या होता है? एम्फी थिएटर ना कुछ इस तरीके से ना गोल गोल प्लेस होता है, ठीक है। यहाँ पे सीट्स होती हैं ऐसे ऐसे बैठने के लिए, और ये स्टेयर्स की तरह होती हैं, एक के ऊपर एक स्टेयर होती जाती है, जैसे मतलब आप ऊपर से नीचे उतर के भी आ सकते हो, और यहाँ पे स्टेज होती है। इस तरीके से एम्फी थिएटर बना होता है। तो आप यहाँ बैठ जाइए, जैसे थिएटर जाते हैं, थिएटर में हॉल की सीट्स होती है ना, जैसे एक के ऊपर एक ऐसे सीट्स होती है, तो नीचे वाला बंदा नीचे होता है, पीछे वाला ऊपर होता है, ऐसे ऐसे ही, और सामने स्टेज बोले तो स्क्रीन होती है। तो इस तरीके से ही एम्फी थिएटर भी होता है। यहाँ एम्फी थिएटर में एक फ़र्क होता है, इसके ऊपर छत नहीं होती है, ओके, खुला होता है। गार्डन में बन जाएगा कहीं, किसी सोसाइटी में बीच में एरिया खाली पड़ा होगा, गार्डन या कोई फील्ड होगा, वहाँ बना देंगे इससे पत्थरों की सीट्स वीट्स बना के, स्टेयर्स बना के, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो एक एम्फी थिएटर था, वहाँ पे इन्होंने ये जो सेरेमनी है वो रखी थी, फॉर्म्ड बाई यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, विच वर अटेंडेड बाई डिग्निटरीज एंड लीडर्स ऑफ मैनी नेशंस, मतलब कि इंटरनेशनल लीडर्स वहाँ पर आए हुए थे इस दिन, जिस दिन ये सेरेमनी हो रही थी। इंडिया में कौन कौन सी है हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। गवर्नमेंट बिल्डिंग है राष्ट्रपति भवन की, रेड फोर्ट की, और भी होंगी बट हमने यहाँ 2 मेंशन कर दिए बिकॉज द क्वेश्चन वाज आस्क्ड। चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? अब देखो इन्होंने हमसे पूछा है 10 मई को ऑटम डे है। अब हमें पहले कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि 10 मई को हो क्या रहा था। अब दिमाग चला लो, क्या ही हो रहा होगा, एक ही चीज़ हो रही है, ये सॉन इन कर रहे हैं, मतलब सेरेमनी हो रही है फर्स्ट प्रेसिडेंट बनने की, नेल्सन मंडेला की, तो वही हो रहा होगा। तभी पूछा है 10 में। अब 10 मई को उन्होंने अपनी स्पीच में ऑटम डे बोला होगा फॉर श्योर, इसीलिए हमसे पूछा गया है कि ऑटम डे, तो हम बोल देंगे जब वो अपनी स्पीच दे रहे थे सेरेमनी के दिन, उस दिन उन्होंने बोला 10 मई को ऑटम डे है। ऐसे कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, शुरू कर देंगे। अब ऑटम डे बोलने के 2 रीज़न है बच्चों, ठीक। अगर आप पूरे वर्ल्ड को हेमिस्फीयर में डिवाइड करोगे तो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर मिलेगा। साउथ अफ्रीका का जो एरिया है वहाँ पर जो मौसम रहेगा या जो मंथ रहेंगे या जो वेदर रहेगा वो अपोजिट रहेगा इंडिया से। अगर हमारे यहाँ पे मई में गर्मी पड़ रही है तो वहाँ ऑटम होगा। तो सिंपल था, वो गए और उन्होंने अपने कंट्री के हिसाब से जो भी मौसम उनको दिखा उन्होंने बोल दिया कि ऑटम चल रहा है 10 मई में, दिस डे इज़ एन ऑटम। वन थिंग, ये एक हमने ज्योग्राफिकल बता दिया कि ऐसा रीज़न है। नाउ इसका लिटरल मीनिंग देखते हैं। लिटरली कोई क्यों बोलेगा ऑटम? ऑटम का जो सीज़न होता है ये एक ऐसा सीज़न होता है, जैसे आपने ना 9th में पढ़ी होगी, विंटर के बाद ऑटम आया और ऑटम में सब लोग बहुत ज़्यादा बाहर निकलने लगे, है ना, एकदम स्प्रिंग डे शुरू, ऑटम डे शुरू हो गया, स्प्रिंग आने लगी है, ऐसा करके। सो बेसिकली होता क्या है कि ऑटम में फसलें कटती हैं कई सारे स्टेट्स में, कंट्रीज़ में, तो ये एक सेलिब्रेशन की तरह मनाया जाता है। फसल कटेगी, पैसा आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशियाँ मनाओ। पोंगल, काफ़ी सारे फेस्टिवल होते हैं सितंबर वगैरह में, आपने देखा होगा, नहीं सॉरी मैंने मंथ गलत बोल दिया। तो ये जो फेस्टिवल वगैरह होते हैं ये भी ऐसे ही इसी तरीके से होते हैं, तो हम इनको ऑटम बोलते हैं। तो ये ऑटम डे में आपने यहाँ पे लिखना है। अब क्वेश्चन देखो किस तरीके से फ्रेम करोगे। There can be 2 reasons to justify this line. Usually thinking about autumn brings about some pleasant thoughts. Autumn season represents harvest season that is associated with abundance and prosperity. तो हम हमेशा
हार्वेस्टिंग सीजन में अबंडेंस आएगा, भाई पैसा आएगा, जैसे लंचों की फसल कटेगी तो वो बेचने जाएगा, बेचेगा तो पैसा आएगा, वैसा वाला, ठीक है। ऑल्सो हम हमेशा हैप्पी प्लेजेंट थॉट्स के बारे में बात करते हैं। सिंस 10th में साउथ अफ्रीका अनाउंस दिस फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। देखो ये आप प्लीज याद कर लें, फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, मतलब कि नो वाइट नो ब्लैक, नो नॉन रेशियल, ठीक है। इट बिकेम अ डे ऑफ सेलिब्रेशन टू द एंटायर साउथ अफ्रीकन पीपल। ये हमने एक तरीका बता दिया। दूसरा, अब आप एक ब्रेक लगा के दूसरे पैराग्राफ से भी शुरू कर सकते थे। ऑल्सो जियोग्राफिकली साउथ अफ्रीका लाइज इन सर्दर्न हेमिस्फीयर वेयर द मंथ ऑफ मे फॉल्स इन ऑटम सीजन, हेंस 10th मे इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, सिंपल एज दैट। अब आपने लिटरल मीनिंग बताना है तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपको सिंपल जियोग्राफिकली इसको आंसर करना है तो भी आप कर पाएंगे बच्चों। दोनों तरीके से आपका आंसर वैलिड रहेगा। आप कोई सा भी आंसर चूज करिए और अपना आंसर करिए। आई होप दिस इज क्लियर। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। जो भी आपके डाउट्स हैं चैट सेक्शन में मुझे साथ के साथ पूछते जाइए, आई विल मेक श्योर मैं आपको आंसर करूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो एक आप नोटिस करोगे कि क्वेश्चंस को करते करते ही ना पूरा चैप्टर भी रिवाइज कर लोगे, बिकॉज एक सीक्वेंस बनता आपको यहाँ दिखाई देगा पूरे चैप्टर की स्टोरी का। क्वेश्चन, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्पीच, मैंने आपको बताया नेल्सन मंडेला स्टेज पर आते हैं और अपनी स्पीच देना शुरू करते हैं। तो क्या बोलते हैं अपनी स्पीच में? एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। किसकी बात हो रही है भाई? इसी सिस्टम की बात हो रही है जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अपार्थाइड सिस्टम, ठीक है, इसी की बात हो रही है। तो एक अपार्थाइड सिस्टम था, इसको एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, खतरनाक चीज जो ह्यूमैनिटी के ऊपर हुई। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? किसके बारे में? अपार्थाइड। अब आपको यहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम को ही एक्सप्लेन करना है। ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, और एंड में व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट? क्या है? जिस सिस्टम की यहाँ बात हो रही है उस सिस्टम का खत्म हो जाना ही हमारे लिए ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है। मतलब आज हमने इस सिस्टम को खत्म कर दिया, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और यही हमारा ग्लोरियस मूवमेंट है ना? मोमेंट, क्षण, पल, अच्छा समय। तो अपार्थाइड सिस्टम के बारे में आपको जितना भी आता है आपको सब यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दैट वाज द आंसर ओनली। हाँ ठीक है, मैं तो सोची थी और भी ज़्यादा लिख सकते हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 लाइन्स में आप लिखो कम से कम, क्योंकि पूरा अपार्थाइड सिस्टम आपको लिखना है। द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका हैड टू सफर अ लॉट ड्यूरिंग अपार्थाइड सिस्टम। देखो यहाँ पे हमको सबसे पहले शुरुआत करनी है कॉन्टेक्स्ट से। इन्होंने बोला ये क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? अपार्थाइड। तो हम बताएंगे कि पीपल जो है ना साउथ अफ्रीका के, स्पेशली ब्लैक पीपल, है ना, द ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। लिख लो यहाँ पे, ये खाली पीपल की बात नहीं है, ब्लैक पीपल की है। बस उन्होंने ही सफ़र किया था, वाइट तो मस्त रह रहे थे। सो द ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका हैड टू सफर अ लॉट ड्यूरिंग अपार्थाइड सिस्टम विच हैड बीन प्रिवेल्ड इन साउथ अफ्रीका फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। काफ़ी समय से चलता आ रहा था, कई सालों तक, डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन उन्होंने वहाँ बताया हुआ है चैप्टर में। कब से पता नहीं, कई सालों से लोग इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको हो रही थी? दिस हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बाय मंडेला इन हिज स्पीच बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या होता था? ब्लैक पीपल वर लिविंग अ लाइफ इन हेल। नरक जैसी जिंदगी उनकी हो गई थी। जानवर भी क्या रहते होंगे, इतनी बुरी तरीके से रखा जाता था। जैसे कि आप एजुकेशन उन स्कूल्स में नहीं लेंगे जहाँ वाइट लोग पढ़ रहे हैं, आपके स्कूल अलग होंगे, और जिन स्कूल्स में आप पढ़ेंगे वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं होगी। जैसे कि वॉशरूम गंदे पड़े होंगे, पानी पीने का कोई तरीका नहीं होगा, बारिश आ गई तो पानी भर जाएगा, सीट्स अच्छी नहीं होंगी, स्कूल के रूम्स में फ़ैन नहीं होगा, पेंट नहीं कर रखा होगा, ब्लैक बोर्ड्स ऐसे गंदे संदे पड़े होंगे, चौक नहीं होंगे, टीचर्स अच्छे नहीं होंगे जो आपको अच्छा कुछ पढ़ा सके और आप कुछ बन सके लाइफ में। ऑन दी अदर हैंड जो वाइट लोगों के स्कूल्स होते थे एकदम प्राइवेट बढ़िया वाले स्कूल्स हुआ करते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, एसी स्कूल्स में लगा होता था, प्रॉपर पेंटेड, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट होते थे वहाँ पर जिससे बच्चे अच्छी पढ़ाई करें। तो ये एक डिफरेंस हो गया। सेकेंडली हॉस्पिटल, वाइट्स के हॉस्पिटल फुल्ली फर्निश्ड एंड इक्विप्ड होते थे, और जो ये हैं वो एकदम गवर्नमेंट टाइप के हॉस्पिटल्स में इनको ले जाया जाता था जहाँ साफ़ सफाई कुछ नहीं होती थी, है ना। बहुत ही बेसिक से डॉक्टर्स आते थे, बेसिक ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। इसी तरीके से आप किसी भी सेक्टर की बात कर लीजिए, जॉब मिलना, जॉब करना, पुलिस, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन जो मैंने आपको बताया, इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ ऐसी जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी है। आप सुबह से लेकर शाम तक या इस साल में कहाँ कहाँ किस किस पर्सन के पास गए, बैंक गए, हॉस्पिटल गए, पुलिस स्टेशन गए, है ना, पोस्ट ऑफिस गए, जिस भी काम के लिए जहाँ भी गए होंगे, हर चीज़ में भेदभाव होता था, वाइट का अलग और ब्लैक का अलग। इसके अलावा
एक ब्लैक पर्सन अपने मन से शादी नहीं कर सकता, ओके, उसको अपनी ही कम्युनिटी में ढूंढ के वहीं पे करना पड़ेगा, अदरवाइज वो भी बैंड है। आप अपने मन से जॉब नहीं कर सकते, आप वही जॉब करोगे जहां आपको अलाउड है। आप किसी भी वाइट प्लेस में, जैसे कोई ब्लैक है, मान लो मैं कोई ब्लैक पर्सन थी और मैं चाहती हूँ किसी अच्छे स्कूल में जाके जॉब करूँ, मेरे को नहीं करने देंगे, मैं वहीं ब्लैक कम्युनिटी के स्कूल्स में ही पढ़ा पाऊंगी। रहने का तरीका, कॉलोनीज भी अलग थी, उनकी कॉलोनीज गंदी संदी सी पड़ी रहती थी, इन लोग की अच्छी अच्छी कॉलोनी होती थी, है ना। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इनके साथ में होती थी। इनफैक्ट पब्लिक पार्क्स, गार्डन्स, खेलने की जो जगह है वो भी अलग। पार्क में भी आप इनके पार्क में नहीं जा सकते, इनके क्लब्स में नहीं जा सकते, इनके रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, ऐसा करके इनके साथ में हुआ करता था। और मिलता भी था कोई, उसको पनिश किया जाता था, लात मार के भगा दो, वैसा कुछ करके। सो ब्लैक पीपल वर लिविंग अ लाइफ इन हेल एंड वर ट्रीटेड लाइक एनिमल्स। आफ्टर अ while when Mandela became the first black president of South Africa, he promised his citizens that now those horrible days won't ever be practiced again. फिर से इन horrible days को हम कभी practice नहीं करेंगे। And he considered this historical change as great glorious ह्यूमन अचीवमेंट, जो लास्ट में लिखा हुआ है। उन्होंने बोला इन दिनों को हम कभी रिपीट नहीं करेंगे। अब मैंने काफ़ी कुछ बोला है ना, आपने नोटिस किया होगा, हम लिख नहीं सकते। 6 नंबर का 6 लाइन ऑलरेडी हो गई है, क्वेश्चन बस 2 से 3 नंबर का है, तो हम बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे। अगर ये लॉन्ग में आया तो ये सब लिख देना जो मैंने बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? वो क्या कहता है इंटरनेशनल लीडर से? वो बोलता है आप लोग आए, उसका थैंक यू, बिकॉज ये जो विक्ट्री है ना, वो मेरी विक्ट्री नहीं है, हमारी कंट्री की विक्ट्री नहीं है, ये ह्यूमैनिटी की विक्ट्री है। जस्टिस की, इनजस्टिस के ऊपर जीत है, विक्ट्री फॉर एवरीवन। यू पीपल केम, दिस इज द काइंड ऑफ अ टेस्टिमनी दैट यू ऑल बिलीव व्हाट इज हैपनिंग टुडे इज राइट। आज जो हो रहा है वो सही हो रहा है, आप लोग आए हैं मतलब आपकी स्वीकृति है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर एवरीवन टू बी प्रेजेंट। प्रेजेंट होने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप इस मोमेंट के साक्षी हैं, कहते हैं यू आर द विटनेस, यू आर विटनेसिंग दिस मोमेंट, सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। इस तरीके से वो जो बाकी के डिग्नेटरीज थे, इंटरनेशनल लीडर्स, उनको थैंक यू बोल रहे होते हैं। हाउ वुड यू राइट इट? इन हिज स्पीच मंडेला थैंक्ड ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स एंड डिग्नेटरीज फॉर देयर presence, बस आने का ही थैंक यू सो मच इन दिस हिस्टोरिकल अचीवमेंट वेयर इन मंडेला टुक ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। कुछ लाइनें ना याद कर लो। बोलते हैं आप प्रेजेंट हो ना आज, यही बहुत बड़ी बात है, आप विटनेस हो। अगर आप इस चीज़ के खिलाफ होते कि कैसे किसी कंट्री में ब्लैक पर्सन को प्रेसिडेंट बनाए, आप लोग आते ही नहीं, बट आप आए हो, इसका मतलब आप मेरे को एक्सेप्ट कर रहे हो, इस चीज़ के लिए थैंक यू। बिकॉज दिस विक्ट्री है ना, दिस डे हैज़ ब्रॉट अ सेंस ऑफ विक्ट्री फॉर द एंटायर वर्ल्ड। आज अगर मैं विक्ट्री लेके प्रेसिडेंट बना हूं, इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज पहुंचा है कि अंत में बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होनी है। गुडनेस विल डेफिनेटली विन, राइट। तो ये पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज जाएगा कि जो भी किसी भी कंट्री में किसी दूसरे पर्सन के ऊपर अत्याचार कर रहा होगा, उन सबको मैसेज जाएगा कि अल्टीमेटली देखो जीत हमारी होनी है, जीत अच्छाई की होनी है, जीत सच्चाई की होनी है। सो वेयर एवरीवन विल बी इन पीस एंड विल बी गिवन जस्टिस, हर किसी को जस्टिस मिलेगा, हर किसी को पीस मिलेगा। तो बोलते हैं आपका आने का बहुत बहुत थैंक यू। इट्स नॉट अबाउट माई कंट्री, इट्स अबाउट द एंटायर वर्ल्ड। स्पीच है, स्पीच देने का तरीका है, और आप मीनिंग ढूंढोगे तो बात भी सही है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल राइट दिस आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, द क्वेश्चन सेज व्हाट आइडिया डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो अभी देखो उसने स्पीच जो दी है ना, स्पीच में उसने काफ़ी कुछ बोला है ना, काफ़ी चीज़ें बताई कि भाई देखो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो काफ़ी कुछ उसने बताया है। तो उसी कंटिन्यूएशन में उन्होंने साउथ अफ्रीका की डेवलपमेंट की बात भी करी है, फ्यूचर में हम लोग किस तरीके से रहने वाले हैं उसकी भी बात करिए। तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। व्हाट आइडियाज डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच। देखो वहां पे भी हमने यही लिखा था कि उसने अपनी स्पीच में क्या बोला, यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे कि उसने अपनी स्पीच में क्या बोला। क्या बोला? इन हिज स्पीच मंडेला प्लेज्ड, मंडेला ने प्लेज किया टू मेक अ बेटर नेशन वेयर इन एवरीवन विल लिव अ प्रॉस्पेरस लाइफ। उन्होंने कहा एक बेटर नेशन होगा, एक अच्छा नेशन बनाएंगे, जो अब नया जो देश बनने वाला है ब्लैक एंड वाइट का मिक्स होके, वहाँ हम एक अच्छा देश बनाएंगे। एवरीवन लिव अ प्रॉस्पेरस लाइफ, हर कोई एक अच्छी लाइफ जिएगा। प्रॉस्पेरस पैसा, खुशी, फुल ऑफ एंजॉयमेंट।
देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। ये आपने सुना होगा, ये ना एक तरीके का फ्रेज होता है, कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। तो जेंडर, कास्ट, क्रीड से बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। पीपल विल बी एबल टू प्रैक्टिस देयर फंडामेंटल राइट्स, लोग अपने राइट्स को प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये चीज अपार्थाइड सिस्टम में पॉसिबल नहीं थी स्टूडेंट्स। होता क्या था, अपार्थाइड सिस्टम में कोई अपने फंडामेंटल राइट्स को भी पूरा नहीं करता। जैसे कि एजुकेशन इज माय फंडामेंटल राइट, एजुकेशन लेना मेरा राइट है। गुड एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर में मेरा फंडामेंटल राइट है कि मेरे को सही एजुकेशन मिले। लेकिन अपार्थाइड सिस्टम में ब्लैक्स को नहीं मिल रही थी, जहाँ चाहते नहीं पढ़ सकते, तो फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले ना। तो यही बोल रहे हैं कि हर कोई अपने मन से एक अच्छी लाइफ जिएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, फंडामेंटल राइट्स को प्रैक्टिस कर पाएंगे। अच्छा, बोलना मेरा हक है, स्पीच इज माई फंडामेंटल राइट, मैं जो चाहे बोल सकती हूँ, दूसरे को नुकसान नहीं करना, बट मैं अपने मन से कुछ भी बोल सकती हूँ। लेकिन वहाँ अलाउड नहीं था, आप अपने मन से नहीं, जैसे प्रेस का अधिकार, प्रेस इज बोले तो प्रिंटिंग मीडिया इज फ्री, कुछ भी बोलने के लिए फंडामेंटल राइट है। लेकिन यहाँ इन लोगों को अलाउड नहीं था, तो फंडामेंटल राइट अब वो कर सकेंगे। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ व्हाट द ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका हैव फेस सो फार विल बी अबॉलिश्ड परमानेंटली। अब ऐसा एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार, एक्सप्लॉयटेशन मतलब अत्याचार, अब ऐसा अत्याचार फिर से ब्लैक्स के ऊपर नहीं होगा। एंड नेवर अगेन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड सच अपार्थाइड सिस्टम विल बी प्रैक्टिस्ड अगेन। पूरे वर्ल्ड में मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसा सिस्टम दोबारा नहीं आएगा। और आपको पता है क्या, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री देखोगे ना, तो वन ऑफ दी, ये लिखा भी है चैप्टर में, हार्शेस्ट सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितना भी खराब लोगों के साथ हुआ है उनमें से ही एक, मतलब टॉप 10 ऐसी कुछ बहुत ख़राब चीज़ें रही होंगी, चाहे वो मैस्कर रहे हों या हमारे इंडिया में पंजाब में जलियांवाला बाग का हत्याकांड, जो भी, ये तो छोटे छोटे एक दिन के इंसिडेंट्स थे, मतलब छोटे, आई एम सेइंग बिकॉज कंपैरिजन कर रही हूँ इनके साथ में। ये तो बेचारे डेकेड्स ऐसे ही सहते रहे, जैसे हम भी बोलते हैं 200 साल तो हम लोगों ने भी सहा है, ब्रिटिशर्स कितना परेशान करते थे हम लोग को, है ना, सेम हमारी हालत थी इन लोगों के साथ में भी। तो ये भी बहुत ख़राब रहा है। इनफैक्ट हम तो इंडिया में तो फिर भी हालत ठीक है, ब्रिटिशर्स जा चुके हैं, इनके यहाँ तो आज भी वाइट और ब्लैक का ड्रामा होता है, आज भी होता है, ऐसा बोलते हैं। मैं तो नहीं गई हूँ साउथ अफ्रीका, बट मैंने न्यूज़ में सुना है, ठीक है, ऑलराइट। सो ऐसा फिर से कभी नहीं होगा। तो ये इन्होंने फ्यूचर गोल्स सेट किए थे साउथ अफ्रीका के लिए जब ये बने। इन्होंने अपनी स्पीच में बोला, अब स्पीच में तो नेता है तो काफ़ी कुछ बोलेगा, बट हाँ मन से बोल रहे थे। अब देखो, किसी भी पर्सन को आप पढ़ रहे हो ना आज, मतलब कि वो एवं ही कोई पॉलिटिशियन नहीं था, ही रियली स्टूड आउट, उन्होंने सच में कुछ अच्छा किया होगा, तब जाके वो आपकी बुक का एक पार्ट है। हम हर नेता को नहीं पढ़ते हैं, और हर कंट्री के तो किसी को भी नहीं पढ़ेंगे, है ना, उनको पढ़ते हैं जो फेमस थे या इनफेमस थे, जो बहुत ही ख़राब थे उनको भी पढ़ते हैं, वो क्यों इतने ख़राब थे, उनके जैसे बनना नहीं है, इसीलिए पढ़ाया जाता है उनको, और कौन अच्छा था उसको पढ़ाया जाता है। तो आप कितने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट्स को जानते हो? किसी को नहीं जानते, इन्हीं को जानते हो, क्योंकि ये सच में कुछ अलग करे थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू एंड व्हाट हैज़ देयर एटीट्यूड changed and why? How has their attitude changed and why? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मिलिट्री जनरल उस दिन क्या कर रहे थे और उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ। अब ये मिलिट्री जनरल कौन है? ये वो लोग हैं जो आज नेल्सन मंडेला जब प्रेसिडेंट बन रहे हैं तो उनको सल्यूट कर रहे हैं। सो दे वर सल्यूटिंग, चेस्ट पे उनके मेडल्स है, जो एक मेडल होता है ना, हर पुलिस ऑफिसर या कोई भी मिलिट्री लीडर होता है, आपने देखा होगा उनके पास में मेडल होते हैं, मतलब अब आप हायर पोजीशन पे आ गए, उससे भी हायर बन गए, उससे भी हायर, तो वो मेडल्स उनकी शान होती हैं, तो उनके मेडल्स लगे हुए हैं एंड दे आर सल्यूटिंग। अभी क्वेश्चन क्यों आया, क्या बिहेवियरल चेंज है? ये बिहेवियरल चेंज है क्योंकि मिलिट्री तो वही थी, अब एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, बट मिलिट्री की कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। बोलते हैं दीज आर द सेम पीपल हु पुट मी इनटू जेल फ्यू डेज अगो बिकॉज दे वर गिवन ऑर्डर्स। ऊपर से वाइट सुप्रीमेसी के ऑर्डर आए और इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया था। दे वर नॉट इवन लिसनिंग टू मी, नॉट इवन टॉकिंग टू मी, नॉट इवन रिस्पेक्टिंग मी, बट टुडे द सेम पीपल आर सल्यूटिंग मी। लुक एट द चेंज। कुछ ही समय पहले की बात है कि ये मुझे जेल में डाल रहे थे और आज मुझे सल्यूट कर रहे हैं। आई एम नॉट फॉरगेटिंग एनी डे, बोलते हैं मैं भूल नहीं सकता इन दिनों को जो मेरे साथ में हुआ था। इस तरीके का वो कंटिन्यू रखते हैं। तो वही चेंज यहाँ है। आंसर देखेंगे कैसे लिखेंगे। Not so long ago, all the military generals of South Africa were ordered to arrest Mandela because he was against the apartheid system and fought for the rights of human beings.
अब अपार्थाइड सिस्टम को वो उन्होंने दो काम किए, एक तो ही एक्चुअली फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम, दूसरा ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। बात एक ही है, बट आपको दो कीवर्ड्स मिल गए लिखने के लिए। अगर आप लिखना चाहेंगे तो दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द रीजन उनको बार बार जेल में, 4-5 बार जेल में जा चुके हैं भाई ये। एक बार गए, वापस आ गए, फिर चले गए, फिर वापस आ गए, फिर चले गए पे। सो ऐसा बोला जाता है कि टोटली ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के लिए, 27 to 30 ईयर्स के लिए जेल में रहे हैं। अपनी लाइफ का जो इंसान मान लो 80-90 साल जिया होगा, अपनी लाइफ का 30 साल है ना जेल में निकाल दिया। कितनी बड़ी बात है बच्चों। वाई? क्यों? बिकॉज वो अपनी कंट्री को फ्री करना चाहते थे, तो इसीलिए इनका नाम है जो आप आज इनको पढ़ रहे हो। बट टुडे ऑल दोज मिलिट्री जनरल्स वर प्रेजेंट देयर टू सल्यूट द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। आज वो, हर बार जब भी मैं लिखूंगी ना साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के बारे में, मैं पूरी लाइन लिखूंगी, आप भी पूरी लिखना। एक तो आधी लाइन भर जाएगी, दूसरा कीवर्ड है आपके काम का है, तीसरा एक ही बार तो आंसर में लिखना है, कभी भी लिख देना, एक बार लिखना ज़रूर मगर, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा नहीं आएंगे। सो दिस चेंज वॉज ड्यू टू स्ट्रगल, ये उसी स्ट्रगल की वजह से था। मंडेला एंड अदर फ्रीडम फाइटर्स डिड, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, इन्होंने और बाकी के फ्रीडम फाइटर्स ने, और उसी की वजह से आज ये अपार्थाइड सिस्टम एबॉलिश हो पाया। द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीकन पीपल मिल पाया। वाई? बिकॉज ऑफ दीज पीपल ओनली। सो दिस वॉज द रीजन, यू नो, ही डिड नॉट बिलीव दिस। बोलता ठीक है सैल्यूट कर रहे हो, बट मुझे पता है मेरे साथ में क्या क्या हो चुका है। तो कहते ना जिस इंसान के साथ इतना बुरा हो जाए ना, उसको छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ नहीं मिलती। वो प्राउड फील नहीं कर रहा आज जब उसको सैल्यूट किया जा रहा है, तो कह रहा है ठीक है थैंक यू, मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ लाइफ में। तो इस तरीके की फीलिंग आ रही है, इसीलिए क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Alright, now we have question number 7. Why were two national anthems sung that day? Very nice question. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उस दिन नेशनल एंथम गाए गए थे, पर दो। क्यों? क्योंकि देखो नेल्सन मंडेला ने यही बोला देखो हम अपार्थाइड सिस्टम हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम गलत है। वाइट पीपल ब्लैक पीपल के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड, हम इसके खिलाफ हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं ब्लैक प्रेसिडेंट बन गया हूँ तो अब हम लोग ब्लैक पीपल वाइट के ऊपर अत्याचार करेंगे, नहीं। और पता है बड़ी फ़नी चीज़ बताती हूँ आप लोगों को, ये जो वाइट और ब्लैक का खेल था ना बच्चों, इसमें आप देखोगे ना तो ब्लैक पीपल वर 70% एंड वाइट पीपल वर 30%। नाउ दीज 30% वाइट जो थे, they were living in 70% of the land of South Africa, and those 70% black people were living in the 30% land of South Africa. मतलब जो ज़्यादा लोग थे उनको कम जगह मिली हुई थी, जो कम लोग थे वो ज़्यादा, जो कम लोग थे वो पावर में थे और जो ज़्यादा लोग थे वो कम पावर में थे। माइनॉरिटी वॉज इन पावर एंड मेजॉरिटी वॉज नॉट इन पावर, उल्टा ही था इन लोगों का। तो ये बोलते हैं अब मैं अगर ब्लैक प्रेसिडेंट बन गया, उसका मतलब ये नहीं कि ब्लैक लोग तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेंगे, नहीं। वी विल हैव एन इक्वालिटी एंड दैट इज़ वाई वी विल सिंग 2 नेशनल एंथम्स। धीरे धीरे आप दोनों को एक दूसरे के नेशनल एंथम याद हो जाएंगे, और यही मैं चाहता हूँ, ना आप इनके जैसे बनो ना आप इनके जैसे बनो, अपना अपना कल्चर कंटिन्यू रखो और एक एंटिटी की तरह रहो। दोनों अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी कम्युनिटीज़ में खुश रहो, कोई किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा, कोई कंपैरिजन नहीं, कुछ नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, नथिंग। सो दिस इज व्हाट ही वांटेड एंड दैट्स व्हाई ही सेड कि 2 नेशनल एंथम गाने हैं। Not only was the South Africa free from slavery, but it was now the land of equality and justice after the first democratic election. तो ये equality और justice की बात कर रहे थे। अब देखो, अगर मैं खुश हूँ, मतलब मेरे ऊपर पहले बहुत अत्याचार हो रहा था, अब मेरा से हट गया, अब मैं रिवेंज लेने के लिए दूसरे के ऊपर अत्याचार करती हूँ, एक्सप्लॉइटेशन अगर दूसरे का करती हूँ, तो फिर अब जस्टिस कहाँ आया इसमें? जस्टिस तो आपका ऊपर से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये आपके लिए जस्टिस है। अब आप भी करोगे तो फिर उसमें और आप में फ़र्क क्या रह गया? आपको अपने लैंड को इक्वालिटी एंड जस्टिस का लैंड बनाना है, मतलब अब आप रिवेंज नहीं लोगे, जो हुआ सो हुआ, आपका समय अब अच्छा शुरू है, अब आप उसको एंजॉय करना शुरू करें, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो बोलते हैं कि नॉट ओनली वॉज द साउथ अफ्रीका फ्री फ्रॉम स्लेवरी, बट विद दिस इट वॉज नाउ द लैंड ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस आफ्टर द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन। सो टू प्रिवेल द इक्वालिटी, ताकि इक्वालिटी बनी रहे, इक्वालिटी सिस्टम इन द कंट्री, 2 डिफरेंट नेशनल एंथम्स वर संग एट दी ओथ सेरेमनी। ओथ सेरेमनी जब हुई है ना इनकी प्रेसिडेंट्स लोगों की, तो उस दिन 2 नेशनल एंथम गाए गए, एक वाइट्स का अलग, ब्लैक्स का अलग।
वन वॉज रिप्रेजेंटिंग द वाइट कम्युनिटी एंड द अदर वॉज रिप्रेजेंटिंग द ब्लैक कम्युनिटी। तो सिंपल सा है, किस लिए? बिकॉज वो चाहते थे कि इक्वालिटी एंड जस्टिस बनी रहे, इसीलिए उन्होंने 2 नेशनल एंथम गाने के ऊपर जोर दिया। होपफुली इट्स क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What does courage mean to मंडेला? आप देखो यहाँ पे ना मंडेला ने जो स्पीच दी थी उसमें तो 2-4 लाइनें बोली थी, स्पीच खत्म हो गई थी। बाद में इन्होंने चैप्टर में काफ़ी कुछ बोला है, मतलब चैप्टर में इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है इन्होंने अपनी थॉट्स बताई हैं उसमें। करेज क्या है, करेज कैसे आता है। अब आप देखो यहाँ भी करेज की बात की गई है, सीगल वाले चैप्टर में भी करेज की बात की गई है। सीगल जब उड़ नहीं रहा होता है तो उसको करेज आ जाता है। कस्टर्ड द ड्रैगन में भी करेज की बात की गई है। तो आप देखो इन तीनों चैप्टर्स में सिमिलैरिटी दिख रही होगी आपको कि करेज क्या है, कैसे आता है। तो यहाँ पे भी बड़ी अच्छी लाइन बोलते हैं कि फियर से ओवरकम करना है हमको, फियर को हटाना, डरना नहीं है उससे, स्टैंड आउट करना है, और तब आपको लगेगा कि आप करेजियस है। तो कुछ कीवर्ड्स हैं जो चैप्टर में लिखे गए हैं, आप वहां से उनको कॉपी कर सकते हैं। अरे व्हाई इज इट हैपनिंग लाइक दिस? ओके, बिकॉज दीज आर 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स। आप प्लीज खुद से भी बना सकते हैं। It's because of all freedom fighters who taught Mandela the actual meaning of freedom. सबसे पहले मंडेला खुद बोलते हैं, मंडेला बोलते हैं, you know what, these freedom fighters, you remember, they have taught me the actual meaning of courage. मुझे courage नहीं पता था, इन लोगों को देख के मैंने सीखा। So it's because of all the freedom fighters who taught me the actual meaning of freedom. He explains, वो explain करते हैं that learned that courage was not the absence of fear. मतलब वो अपना explain करके बोलते हैं, मैंने ये सीखा है that courage was not the absence of fear. अगर मुझे डर नहीं लग रहा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं courageous हूँ, नहीं। जिसको डर नहीं लगता वो courageous होता है, नहीं। ये लाइन लिख रहे हैं, डर नहीं लग रहा है is not about it, it's about टू ट्रायम्फ ओवर इट। डर के ऊपर आपने जीत दिखानी है। सो बेसिकली ये इस तरीके से हो गया कि मान लो आपके सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रही है, कूड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है और आप वहाँ जाते हैं, रास्ते पे सड़क पे देखे कूड़ा पड़ा हुआ है, निकल जाते हैं, आते हैं निकल जाते हैं, आते निकल जाते हैं। तो आप एक अच्छे सोसाइटी के पर्सन नहीं है। अगर आप एक तो पर्सन होगा जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, दिखा रहा है, देखो यार कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, क्या है, आप कुछ नहीं कर रहे, आप जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं। अब आप में और उसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि तुम दोनों ही कूड़ा तो नहीं उठा रहे ना। अब आया तीसरा पर्सन जिसने जाकर म्यूनिसिपैलिटी को एक कंप्लेंट किया कि भाई यहाँ से कूड़ा उठवाइए, और उठवा दिया। अब एक था जो बहुत कह कर रहा था, कंप्लेन कर रहा था, बट कर कुछ नहीं रहा था। एक था जो कुछ भी नहीं, उसको कोई फ़र्क ही नहीं था, और एक था जिसने एक्चुअल किया। तो यहाँ पे वही है कि फियर का एब्सेंस होना इज़ नॉट अबाउट करेज, फियर के ऊपर ओवरकम होना। एक तो वो लोग हो गए जिन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मेरी कंट्री में क्या हो रहा है, किसको हक मिला, किसको नहीं मिला, किसको राइट्स मिले, किसको नहीं मिले, कौन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, मुझे क्या मतलब, मैं अपना देखूँ, नहीं। एक हो गया जो लड़ेगा, राइट दिलाएगा, उसका करेजस बोले, उसको करेजस बोलेंगे, ठीक है। So the brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Same line, ठीक है। तो इसको आप प्रॉपर बताइए कि करेजियस सबसे पहले तो उसने सीखा किससे? अपने फ्रीडम फाइटर से, पहले वाले जो उससे पहले लड़के गए हैं, और बाद में उन्होंने 2 लाइनें बोली। तो इन दोनों लाइनों को आप लिख लीजिएगा, और ये कीवर्ड्स हैं चैप्टर में लिखे हुए थे, आंसर में आपको लिखने के काम आएगा। बाकी आप ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है जी। आगे बढ़े। Which one does he think is natural, to love or to hate? तो देखो मंडेला ने ना यहाँ पे साफ साफ बताया है, वो बोलते हैं कि देखो to love is very, to hate is very easy। मतलब बोलते हैं हर कोई ना एक दूसरे से हेट कर सकता है, ओके। अब लव करना भी इजी है, तो बोलते हैं जब हेट कर सकता है तो लव तो कर ही लेगा। हेट हम बहुत, अब आप इसे पूछोगे दूसरे वाले को लव करने में ज़्यादा टाइम लगता है, हेट किसी को पसंद करने में ज़्यादा टाइम लगता है, या बेकार, ये जल बेकार है तो बोलते हैं हेट करना बहुत इजी है, और अगर हेट कर सकते हो तो लव भी कर सकते हो, ध्यान रखना। तो दिस इज हाउ ये ह्यूमन इमोशंस है जिसके बारे में बताया गया है। आंसर कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू मंडेला द फीलिंग ऑफ लव कम्स क्वाइट नेचुरली। बोलते हैं कि लव की जो फीलिंग है बहुत जल्दी आती है इन ह्यूमन बींग्स। His point is if human hearts can hate each other, अगर आप हेट कर सकते हो सबको इतना इजीली, ये कैसा है? बेकार है। वो कैसा है? बेकार है। देख इसको ये भी नहीं आता, देख उसको वो भी नहीं, कितना इजीली हम डिस्कार्ड कर देते हैं अपने सामने वाले को, और कितना इजीली उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है किसी के बारे में कुछ भी बोलना, वेरी इजी। तो अगर हम इतना इजीली किसी को हेट कर सकते हैं, देन लव इज समथिंग दैट कैन बी प्रैक्टिस इवन फास्टर।
राइट। हेट करना इतना आसान है, हम एक दूसरे को कितना परेशान कर रहे हैं इस अपार्थाइड सिस्टम में। ब्लैक लोग के पीछे पड़ गई है वाइट वाले, जो सुप्रीमेसी वाइट पीपल हैं, उनको कुछ नहीं करने, मतलब हेट करते हैं। अब हेट इतना आसानी से करे तो लव तो और अच्छे से कर सकते हो। तो वहीं से ही इन्हीं की थॉट प्रोसेस के ऊपर ये क्वेश्चन बना है। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा ना तो इस तरीके से नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चन है और आपको इस तरीके से लिखना नहीं है, आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट समझ जाना कुछ कुछ इसी से रिलेटेड है और आप उसका आंसर भी कर पाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़े। दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रॉम दिस चैप्टर। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? ट्विन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी। हर इंसान की अपने लाइफ में दो ड्यूटीज होती हैं, वन फॉर द फैमिली एंड वन फॉर द नेशन। मैं एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी फैमिली के लिए क्या कर रही हूँ, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने पर्सनल सर्कल में क्या क्या कर रही हूँ, ये मेरा एक पॉइंट हुआ। दूसरा, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर रही हूँ, अपनी कंट्री के लिए क्या कर रही हूँ, इस वर्ल्ड के लिए क्या कर रही हूँ, ये मेरा दूसरा एक तरीके से ड्यूटी हुई, कर्तव्य हुआ, मेरा रोल हुआ इस वर्ल्ड में, लाइफ में, राइट। तो हर पर्सन की ट्विन ऑब्लिगेशंस होती हैं, ये यहाँ पे नेल्सन मंडेला बताते हैं। तो मैं एज अ ह्यूमन बीइंग अगर बात करूँ तो मेरा एक फैमिली है ना, मेरी एक छोटी सी बेटी है, हम अपने लेवल पे मुझे उसका ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, अपने इन लॉज का ख्याल रखना है, मेरी अपनी भी फैमिली है घर पर, उनका भी ख्याल रखना है। ये एज अ ह्यूमन बीइंग मैं कर रही हूँ, जो हर कोई करता है। एज अ कंट्री पर्सन है ना, मैं क्या कर रही हूँ, आई एम अ टीचर। तो मैं आपको यहाँ पे जैसे इस प्लेटफॉर्म पे संकल्प भारत पे मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, इट्स फ्री, जो भी आप मुझे पढ़ रहे हो देख रहे हो इट्स फ्री। तो इस फ्री के थ्रू आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द एजुकेशन सिस्टम, कि मेरी तरफ से कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख के आज ये चैप्टर पढ़ के सीख जाता है इसके क्वेश्चन आंसर, तो वेल एंड गुड, मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया। तो मेरी दो तरीके से ड्यूटीज़ मैं प्ले कर रही हूँ। तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं हर पर्सन की ट्विन ऑब्लिगेशन होती है। एक्सप्लेन कर देंगे इसी चीज़ को। अकॉर्डिंग टू मंडेला एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन इन हिज लाइफ, वन टुवर्ड्स हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ, टू हिज चिल्ड्रन, एंड द अदर वन टुवर्ड्स हिज पीपल, हिज कंट्री एंड हिज कम्युनिटी। अब यहाँ पे इस चैप्टर में पता है नेल्सन मंडेला ने क्या बताया, ये तो देखो यही क्वेश्चन खत्म हो गया, बट इसमें ना काफ़ी कुछ है। नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि हर इंसान दोनों ऑब्लिगेशंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है, रह सकता है, लेकिन हमारे अपार्थाइड सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था। आप चैप्टर पढ़ोगे ना आपको वहाँ दिखेगा। बोलता है कि हमारी सोसाइटी में अपार्थाइड सिस्टम में एक पर्सन दोनों ऑब्लिगेशंस को फॉलो नहीं कर सकता था। अगर वो अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहता है, जैसे मैं स्टैंड ले रहा हूँ है ना, इन्होंने आवाज़ उठाई, रिबेलियस हो गए, इन्होंने बोला भाई मेरी कंट्री में मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, हर किसी को फ्रीडम मिलना चाहिए। जेल में डाल दिया, जेल में डाला तो क्या 30 साल अपनी फैमिली से दूर रहे, कितनी बड़ी बात है। तो ये अपनी कंट्री की ऑब्लिगेशन को पूरा करते करते अपनी फैमिली की ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पाए। अगर अपनी फैमिली के ऑब्लिगेशन को पूरा करते, मतलब कि एक फैमिली मैन की तरह रहते जैसे बाकी के लोग रह रहे थे, तो कंट्री के लिए क्या कर पाते, कुछ भी नहीं। अपार्थाइड सिस्टम इनके जैसे इन्होंने हटाया, इनके आगे भी चलता रहता, पता नहीं कब कौन ऐसा महात्मा संत निकल कर आता इनके जैसा जो कुछ कर पाता। तो ये बोल रहे हैं कि मेरे अपार्थाइड सिस्टम में ना ये पॉसिबल नहीं था, इतना ईजी नहीं है जैसे निधि मैम दोनों ऑब्लिगेशंस पूरी कर रही हैं, इसके लिए इतना ईजी नहीं था। बिकॉज जिस फील्ड में ये था या जो इसने ठान ली थी कि मेरे को अपनी कंट्री को फ्री कराना है, वाइट पीपल से ब्लैक पीपल को फ्री कराना है, वो करने के लिए इसको कोई एक ऑब्लिगेशन चूज़ करनी पड़ी। तो इसने कंट्री की ऑब्लिगेशन को चूज़ किया, कंट्री की ड्यूटी को चूज़ किया और जेल में रहना पड़ा, रिबेलियस होना पड़ा, पता नहीं अपनी फैमिली से कितना दूर रहना पड़ा, मर भी सकता था। बट लकीली तो क्या ही बोलेंगे, इसने हार्डवर्क इतना ज़्यादा किया कि फाइनली इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। तब तो फैमिली बहुत खुश हो गई होगी, लेकिन इतने टाइम तक फैमिली से दूर रहे, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ सन, ये अपनी कोई भी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाए होंगे। जो जेल में रहेगा 30 साल तक, तो कितना ही अपनी फैमिली के लिए कर पाएगा, सोचो। सो ट्विन ऑब्लिगेशन वॉज नॉट एन ईजी टास्क एट द टाइम ऑफ अपार्थाइड सिस्टम फॉर नेल्सन मंडेला। इस तरीके से क्वेश्चन ये घूमकर आपके एग्जाम में आ सकता है बच्चों, कि क्या नेल्सन मंडेला के लिए ईजी था नहीं था, एक्सप्लेन करके बताइए। कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है जी, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी हैव, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओह अच्छा, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट? How does he contrast these transitory freedom? देखो ट्रांजिटरी मतलब टेम्परेरी, कुछ समय का फ्रीडम था, एंड द बेसिक एंड
ऑनरेबल फ्रीडम, तो और बेसिक फ्रीडम क्या होना चाहिए उनके पास में, तो एज अ मैन और एज अ बॉय उनके पास में क्या क्या फ्रीडम थे उसके बारे में आपसे पूछा गया. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आई थॉट दैट वन इज दी, कर लो. सो एज अ बॉय मंडेला फेल्ट दैट ही वॉज नॉट एट ऑल ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड. तो एज अ बॉय तो बोलते थे मेरे को जो करना है ना मैं वो करता था, जहाँ जाना है वहाँ जाना. अब एज अ बॉय तुम क्या ही करोगे, गन लेके तो नहीं दूसरों के पीछे भागोगे. मुझे फ्रीडम चाहिए. बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको तो क्या है, यहाँ खा लिया वहाँ खा लिया, वहाँ घूमने चले गए, पार्क में चले गए, गार्डन में चले गए, इनको लगता था ठीक है यही दुनिया है, सब अच्छा है. फिर जब स्टूडेंट बने, फॉर हिम फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ ही वांटेड, उनको चाहिए था कि मेरे को फ्रीडम मिल जाए, मैं जिस स्कूल में जाना चाहता हूँ मुझे वहाँ जाने दिया जाए, जिस पार्क में जाके फ्रेंड से मिलना चाहता हूँ, जैसे फ्रेंड्स बनाना वाइट ब्लैक मुझे बनाने दिया जाए. बोलते थे मुझे बस अपनी फ्रीडम की चिंता थी, किसी के लिए और कुछ नहीं चाहिए था. इसको बोलेंगे द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, read what I please and go whatever I wanted to do and go wherever I choose. Later as a young man in Johannesburg, I yearned for freedom and the basic and honorable freedom of achieving my potential, my earnings and marrying and having a family. ये पूरी आपकी आंसर है, बुक की ही लाइन है कि बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि यार इतना ईजी नहीं है. हमको तो ना अपने मन से शादी करने दी जा रही है, ना अपने मन से जॉब करने दी जा रही है, और ना अपनी कोई भी अचीवमेंट्स पूरी करने दी जा रही है. मतलब कुछ नहीं कर सकते हम अगर हम ब्लैक हैं. तो दिस मेड हिम फील कि अब तो मैं फ्रीडम अपने लिए तो लूँगा ही लूँगा, अपनी पूरी कंट्री के लिए भी लूँगा. ये अपार्थाइड सिस्टम को ही हटाना है. यहाँ से उनका जो रिबेलियस नेचर है शुरू हुआ, जब इनको समझ आया कि कोई भी फ्री नहीं है, ना मैं ना कोई और. एंड दिस इज़ हाउ वी विल सम अप दिस चैप्टर बच्चों. ऑलराइट, सो आई होप ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा. येस, मैंने फिर आपको बताया आउट ऑफ दी सिचुएशन चैप्टर है, हम रिलेट नहीं कर पाते और बहुत ही डीप है, बहुत ही फ्रीडम एंड इससे रिलेटेड है. तो हमको लगता है कि हिस्ट्री पढ़ने लगे हैं हम एकदम से. लिटरेचर की स्टोरीज़ का शौक है ना हम लोगों को, तो वही फिक्शन, ऑसिबल, हॉरिस्ट एंड वाइज टाइप की, तो उससे थोड़ा सा अलग है. ये फिक्शन नहीं है, ये एक नॉन फिक्शन स्टोरी है. नॉन फिक्शन मतलब रियल अकाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है. ऑटोबायोग्राफी है इनकी, रियल में जो इनके साथ हुआ वो इसमें बताया गया. तो आपको इसीलिए थोड़ा सा ये अनईजी लगता होगा पढ़ते टाइम, बट येस वी आर डन विद द क्वेश्चंस. कोई भी क्वेश्चन रहेगा कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं देखूंगी और आपसे पूछूंगी. अगर आप मतलब मैं देख लूँगी और आपका जो भी क्वेश्चन है आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट इन द लाइव सेशंस. विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर.